वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द अफेयर पार्ट 21। इस कहानी में प्रेजेंट में केस चल रहा है नोआ के ऊपर। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने स्कॉटी लॉकहार्ट का खून किया। तो वहीं पास्ट में 4 कैरेक्टर्स और उनसे जुड़े लोगों के ज़िंदगियों की उलझनें हैं और उन्हीं उलझनों की वजह से प्रेजेंट में इस केस की पृष्ठभूमि बनी है। प्रेजेंट में कोर्ट केस में कोल को बुलाया गया है। ऑपोजिशन की वकील डैना ने कोल से पूछा, क्या उस शख्स ने जब ये धमकी दी कि वो स्कॉटी को मार देगा, तब क्या उसकी धमकी हाथापाई में बदली? कोल ने कहा, नोआ ने मेरे भाई को ज़मीन पर पटक दिया। वो लगातार उसकी पिटाई करता रहा। फिर वो स्कॉटी का गला दबाने लगा। वो सांस नहीं ले पा रहा था। अगर मैं बीच में नहीं पड़ता तो पता नहीं क्या होता। डैना ने पूछा, क्या आपको अपने भाई को खो देने का डर था? कोल ने इसका जवाब हाँ में दिया। डैना ने आगे भी पूछा, स्कॉटी ने नोआ की बेटी को प्रेग्नेंट किया। क्या आपके हिसाब से ये कारण हो सकता है आपके भाई के मारे जाने का? इससे पहले कि कोल इस सवाल का जवाब देता, जॉन ने डैना के इस सवाल पर ऑब्जेक्शन किया। अब सवाल पूछने की बारी उसकी है। उसने कहा, मुझे आपसे बस एक सवाल पूछना है, क्या आपको नोआ से नफरत है? कोल ने कहा, ये कैसा सवाल है? जॉन ने आगे भी कहा, आप ज्यूरी के सामने देखिए और कहिए कि जब आप नोआ को देखते हैं तब आपको कैसा लगता है। नोआ जिसने आपकी बीवी को आपसे छीन लिया, वो नोआ जिसने अपने उपन्यास में आपका और आपके पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। आपको ये नहीं लगता कि ये मुकदमा एक सुनहरा अवसर है नोआ को उसके किए की सज़ा दिलाने के लिए, फिर चाहे उसने स्कॉटी को मारा हो या नहीं? जॉन इस समय इतना हावी हो गया था कि जज को खुद ही उसे रोकना पड़ा। जॉन ने कहा, बस अब मेरा कोई सवाल नहीं है। कोल ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, नोआ ने मेरी पत्नी से रिश्ता नहीं बनाया बल्कि मेरी पूर्व पत्नी से रिश्ता बनाया है। इसके आगे उसे बोलने ही नहीं दिया गया। यहाँ एलिसन भी मौजूद है। वो इंतज़ार कर रही है इस केस के फैसले का। कहानी अब पास्ट में जारी है। पहले हिस्से में कोल की कहानी बयां होगी। कोल लुइजा को अपने साथ लेकर जा रहा है अपनी माँ से मिलाने। बात अब शादी की हो रही है। लुइजा नर्वस है। उसने कोल से कहा, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? कोल ने कहा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो तुम्हें क्या करेंगी? इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने लुइजा को कुछ टिप्स दिए हैं। सबसे पहले तो तुम जाकर जूते उतार देना, फिर वो तुम्हें नींबू पानी देंगी जो कि बेस्वाद होगा। उसमें वो चीनी बहुत कम डालती हैं, पर तुम मुंह मत बनाना। इस समय लुइजा हंसते हुए कोल को सुनते जा रही थी। इसके बाद वो कहेंगी, हम पर शाप है, तुम बस उनको सुनते जाना, सब ठीक ही होगा। रास्ते में एक होटल में रुके हैं। यहाँ एक ही बिस्तर पर लेटे ये आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। लुइजा ने कहा, मैं आगे चलकर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ ताकि मुझे किसी की ना सुननी पड़े। जैसे वो रूम से बाहर निकली, यहाँ कोल की माँ चेरी लॉकहार्ट दिखी। वो एक हाउसकीपिंग के तौर पर यहाँ काम कर रही हैं। कोल को तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ यहाँ काम करती हैं। उसने लुइजा से उनको मिलाया, पर थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में भावुकता के भाव थे। अपनी माँ को हाउसकीपिंग का काम करते हुए देखकर वो इमोशनल हो गया है। आज शाम को तीनों एक साथ बैठे हैं। चेरी ने अपने परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई जिसमें कोल के दादा साइलस हैं, उसके पिता हैं। लुइजा ने इन फोटोज़ को देखा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था। अब ये जाने को ही थे कि स्कॉटी आ गया। चेरी तो उसे यहाँ से भेज देना चाहती है, पता नहीं वो क्या बक दे। कोल की एक ही खुशी है, लुइजा, कहीं ये रिश्ता भी टूट न जाए। वो स्कॉटी को रोकने में लग गई, पर स्कॉटी नहीं माना। उसने कहा, मैंने ऑस्कर के रेस्टोरेंट लॉबस्टर रोल को खरीदने की पूरी प्लानिंग कर ली है। पैसे अरेंज हो रहे हैं। मैंने अपना ट्रक और नाव बेच दी है। माँ ने भी हेल्प की, अपनी सारी कीमती चीज़ें बेच दी। इस समय स्कॉटी ने ज़्यादा ही पी रखी है। वो लड़खड़ा रहा है। चेरी ने उसे संभालते हुए कहा, लाओ गिलास मुझे दो, मैं बर्फ़ लाती हूँ। स्कॉटी ने अब कोल से कहा, मेरे पास $37,000 है। कोल ने कहा, तुम्हें पता है वो जगह करोड़ों में बिकेगी। इस पर स्कॉटी का कहना था, तो तुम यानी एक भाई किस दिन काम आएगा? तुम भी तो मज़े करते रहते हो, तुम भी कुछ कर सकते हो। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रिश्ते की बात को लेकर एक घर में चेरी, कोल के सामने लुइजा और उसकी माँ मिरांडा बैठी हुई हैं। ये बातें कर ही रहे थे कि यहाँ मार्गारेट बटलर का आना हुआ।
यहाँ हमें पता चलता है कि लुइजा से मार्गारेट की जान पहचान है। मिरांडा ने मार्गारेट से कोल और उसकी माँ को रूबरू कराया, पर मार्गारेट यहाँ भी अपनी आदत से बाज नहीं आई। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि शादी यहीं हो, मैं सारा पैसा दूंगी, शादी का पूरा खर्चा मेरी तरफ से। अब तक उसे पता नहीं कि कोल वास्तव में है कौन। यहाँ हमें एक और खुलासे का पता चलता है। ये घर दरअसल मार्गारेट का ही है। 30 साल से मिरांडा इस घर की देखरेख करती हैं। मार्गारेट ने लुइजा से कहा, अब मैं तुम्हारे माँ के मेहनत का फल देना चाहती हूँ, ये शादी तो अब मैं ही कराऊंगी। पर इन सब पर कोल ने आपत्ति जताई। उसने कहा, हम ये चाहते हैं कि ये शादी लॉकहार्ट और लियोन शादी ही रहे। ये सुनकर मार्गारेट ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुमने लॉकहार्ट कहा? वो लॉकहार्ट रेंच वाले लॉकहार्ट, वे कमीने भाई जिनमें से एक ने मेरी पोती को प्रेग्नेंट कर दिया? कोल ने कहा, वो मेरा भाई था। मार्गारेट ने आगे भी कहा, तो वो तुम हो जिसने नोआ पर बंदूक तानी थी। कोल इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। वो जाने लगा अपनी माँ को लिए। जाते हुए भी मार्गारेट ने कहा, मैं दूसरों को माफ़ कर देती हूँ, मैं हमेशा बड़प्पन दिखाती हूँ। अगर तुम ये शादी इसी घर में करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी और सारे पैसे मैं दूंगी। कोल नहीं रुका, वो अपनी माँ को लिए यहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो लुइजा के साथ लाइट हाउस के पास बैठा है। लुइजा ने कहा, क्यों ना हम भाग कर शादी कर लें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कोल ने कहा, क्यों ना हम स्कॉटी की बात पर सोचें, लॉबस्टर रोल खरीद लें, अपनी शादी वहीं करें, वहाँ तुम्हारा सपना अपने खुद का रेस्टोरेंट का वो भी सच हो जाएगा। सब कुछ अपना होगा, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लुइजा को यह आइडिया अच्छा लग रहा है। उसने कहा, सब तो ठीक है, पर इन सब में स्कॉटी हमारे पल्ले पड़ेगा, उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो हमेशा नशे में रहता है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। कोल का कहना है, हाँ, पर एलिसन के घर से जो पैसा मिल रहा है हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लुइजा ने कहा, पर तुम तो उन पैसों को इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। कोल का जवाब था, हाँ, मुझे नहीं लेना था, पर मैं इस काम के लिए लूँगा, तुम्हारे लिए लूँगा, पर सिर्फ अपना हिस्सा लूँगा। लुइजा ने आगे कहा, पर उससे बात नहीं बनेगी, बाकी पैसे कैसे आएंगे? कोल तो ये चाहता है कि एलिसन को भी इस प्रोजेक्ट में भागीदार बना ले, पर लुइजा इन सब में कंफर्टेबल नहीं है। उसके चेहरे को पढ़कर कोल ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम अगर ये सोच रही हो कि अपनी पहली पत्नी के होने से मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा तो तुम गलत हो। तुम शायद मुझे जानती नहीं, वो सिर्फ एक पार्टनर के तौर पर रहेगी, मेरा उससे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता होगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। इस समय कोल ने लुइजा का हाथ पकड़ लिया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और इस तरह अब लॉबस्टर रोल को खरीदने की तैयारी हो रही है और अब इन्होंने इस लॉबस्टर रोल को खरीद लिया है। एलिसन बड़ी खुश है। सबसे ज़्यादा खुशी का पल उसी के लिए है। जहाँ वो एक वेट्रेस का काम करती थी, आज वो रेस्टोरेंट उसका है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब भी होगा। स्कॉटी भी हाथ में शराब की बोतल लिए यहाँ पहुँचा है। वो तो खुशी में पागल हो गया है। वो चाहता है कि कोल उसे भी इसमें हिस्सेदार बनाए, पर कोल ने साफ साफ इनकार कर दिया। स्कॉटी ने कहा, यह आइडिया मेरा था, मेरे पास $37,000 ही सही, पर मैं उसे इन्वेस्ट करके अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ। मुझे भी तो अपने जीवन में करने को कुछ चाहिए। कोल ने गुस्से में कहा, स्कॉटी, तुम हमेशा नशे में रहते हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। स्कॉटी ने एलिसन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो, पर मुझ पर नहीं। ये लड़की एक रोग है और तुम फिर इसे अपने पास आने दे रहे हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन पलट जाएगा, तुम हैरान हो जाओगे। एलिसन थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई। कोल जानना चाहता है कि वो बात क्या है, पर स्कॉटी ने उस बात को नहीं बताया। यहाँ दोनों में हाथापाई हुई। कोल ने स्कॉटी को धकेल कर ज़मीन पर फेंक दिया, पर बाद में याद आया कि वो उसका भाई है। उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। स्कॉटी ने रोते हुए कहा, ये $37,000 ले लो और मुझे भी भागीदार बना लो। अपने भाई की हालत देखकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शामिल कर लूँगा, पर तुम्हें मेरी शादी में खाना खाना होगा। इसके बाद स्कॉटी को उसने गले से लगा लिया। थोड़ी देर में वो अपनी कार में उसे छोड़ने जा रहा था। उसने पूछा, स्कॉटी, तुम मुझे क्या बताने वाले थे जिससे मेरा जीवन पलट जाएगा? पर स्कॉटी इस समय कार में ही सो गया है। इस तरह कोल को अपने सवाल का, जो कि अब उसे परेशान किए जा रहा है, उसका जवाब नहीं मिल पाया। और अब कहानी के दूसरे हिस्से में नोआ की कहानी।
नोआ अब अपनी अगली किताब लिखने के लिए आइडिया की तलाश कर रहा है, पर आइडिया है जो आने का नाम नहीं ले रहा। उसने लैपटॉप ऑन तो किया पर कोई फ़ायदा नहीं। वो वहीं बाथरूम में ही सो गया। इतने में एलिसन आ गई। वो नहाने जा रही है। उसने नोआ से कहा कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, पर नोआ ने कहा, अभी मैं हैरी से मिलने जा रहा हूँ, शाम को चलते हैं, कहीं बैठ के बात करेंगे। एलिसन इसके बाद नहाने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद नोआ हैरी से मिलने पहुंचा है। हैरी तो ये चाहता है कि इस वैलेंटाइन तक नोआ अपनी अगली किताब दे दे और वो पब्लिश भी हो जाए। ये सब सुनकर नोआ ने अपना सिर नीचे कर लिया। ज़मीन को देखता हुआ वो सोच रहा है कि इतनी जल्दी वो कैसे कुछ लिखे। वो रात भर सोचता रहा कि किस पर लिखे। अब उसे इस मीटिंग में नींद आ रही है। हैरी ने पूछा, तुम सो रहे हो? नोआ ने इसका जवाब दिया, तुम्हें मेरा रूटीन नहीं पता ना। मेरे बच्चे, उस पर से मेरा घर, जो अब घर कम और नर्सरी स्कूल ज़्यादा लगता है। रात भर जोनी के रोने की आवाज़ आती है। इन सब में मैं कैसे डील कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। हैरी तो ये चाहता है कि कुछ टाइम नोआ अकेले में उसके एक दोस्त के यहाँ रह सकता है, पर नोआ ने कहा कि वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ दे। फिर अगर वो जोनी से दूर रहेगा तो एलिसन को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में इस आइडिया को ड्रॉप कर देना ही उचित है। हैरी ने आगे भी कहा, देखो, अब तक का सफ़र तुम्हारे साथ अच्छा था, पर अगर तुम चाहते हो कि ये साथ यूं ही चलता रहे तो जल्दी कुछ लिखो। मुझे भी तुम्हारे अगले किताब की ज़रूरत है। तुम डिसेंट के बाद एसेंट क्यों नहीं लिख लेते? उसी कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। फिलहाल नोआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो शाम को एलिसन से मिलने उसकी क्लास में पहुंचा है, जहां एलिसन अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करती है, पर वो यहाँ नहीं है। उसके टीचर ने कहा, एलिसन ने तो क्लासेस छोड़ दी हैं, वो तो कई दिनों से नहीं आ रही। नोआ ने पूछा, पर वो तो क्लास के नाम पर घर से निकलती थी। अब एलिसन को ढूंढते हुए वो अपने घर पहुंचा है। वो यहाँ भी नहीं है। नोआ के बच्चे हैं, बेबी सिटर है, पर उसे भी नहीं पता कि एलिसन कहाँ है। इतने में नोआ को एक मैसेज आया है। ये मैसेज ऑस्कर का है। इसे पढ़कर वो पहुंचा है ऑस्कर के पास। ऑस्कर ने सोशल मीडिया की एक इमेज दिखाई जिसमें टाउन हॉल में कोल के साथ एलिसन है। ऑस्कर ने कहा, तुम्हारी बीवी और कोल ने मिलकर ऑक्शन में मेरा लॉबस्टर रोल खरीद लिया। मेरे पास उनकी बोली जितने पैसे नहीं थे। मेरे पिता के दिल की सर्जरी में पैसा देना पड़ा। तुम एक बात बताओ, उसने डाउन पेमेंट के लिए तुम दोनों के जॉइंट अकाउंट का चेक दिया होगा। तुम उस चेक को कैंसिल करवा दो। नोआ ने कहा, उसका और मेरा जॉइंट अकाउंट नहीं है। उसने अपने अकाउंट से पैसे दिए होंगे। ऑस्कर ने नोआ को एलिसन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसने कहा, तुम एक ट्रैवलर की तरह यहाँ आए, एलिसन को देखा, तुम्हें खूबसूरत लगी और तुमने उसे शादी कर ली। तुमने सोचा उसका दिल अच्छा है, पर उसका तो दिल ही नहीं है। वो सिर्फ नाटक करती है इमोशनल होने का। अब देखो, वो कोल के पास चली गई और तुम्हें बताया तक नहीं। इसके बाद नोआ पहुंचा मैक्स से मिलने उसके घर। उसने मैक्स से कहा, मैं एलिसन को ढूंढ रहा हूँ। उसने लॉबस्टर रोल खरीद लिया है अपने पूर्व पति कोल के साथ। कितनी अजीब बात है। मुझे उसने बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। ये सब सुनकर मैक्स मुस्कुराने लगा। उसने कहा, क्यों, तुमने भी तो किसी को छोड़ा था, अब उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसमें चौंकने की क्या बात है? जब तुम छोटे थे तब कई बार मेरे घर के दरवाजे पर आते थे रोते हुए, अपनी परेशानियां लेकर आते थे। हम साथ में सब कुछ शेयर करते थे, करियर, दोस्ती, फ्यूचर प्लानिंग, सब कुछ। पर अब तो तुम बस अपना दुखड़ा सुनाने आ जाते हो। ये सब सुनकर नोआ बैठ गया। माफ़ी भी मांगी इतना स्वार्थी होने के लिए। बातों बातों में हेलेन का जिक्र हुआ। जब नोआ ने यह बताया कि हेलेन किसी डॉक्टर विक को डेट कर रही है, तब मैक्स को अचंभा हुआ। नोआ ने उसका चेहरा पढ़ लिया। उसने उसे गुस्से में कहा, तो तुम्हारा मेरी बीवी हेलेन से संबंध है? मैक्स ने कहा, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी पूर्व पत्नी है। नोआ ने वाइन का गिलास उसकी तरफ चलाकर फेंका और मैक्स ने अपने आप को बचा लिया। नोआ ने कहा, तो इतने दिनों से जो कुछ भी तुम कर रहे थे, मुझसे बातें करना, मुझे पैसे देना, वो सब कुछ सब हेलेन को पाने के लिए था? तुम इतने गिर सकते हो? मैक्स ने कहा, मैं बचपन से हेलेन से प्यार करता था और अब वो तुम्हारी नहीं है। ऐसे में मैंने उसके प्यार को पा लिया तो क्या हुआ? नोआ ने कहा, इतने दिनों से तुम मेरे करीब इसलिए रहे ताकि तुम मेरी मेंटल कंडीशन के बारे में जान सको, हेलेन के बारे में जान सको। मुझे कमज़ोर पड़ता देखो और फिर तुम उसके पास चले जाओ।
मैक्स ने भी अब तक अपनी आवाज़ ऊंची कर दी थी। वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम ही उसे छोड़ कर गए थे। ऐसे में वो किसी से तो रिश्ते बनाएगी ही। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जब वो तुम्हारे पास थी तब तो तुमने उसकी कदर नहीं की। ऐसे में मैंने उसे सिर्फ खुशी देने की कोशिश की थी। उसे मेरी ज़रूरत थी, वो अकेली थी और मैं भी था। नोआ ने मैक्स के एक भी बात को कबूल नहीं किया और गुस्से में पहुंचा लॉबस्टर रोल। यहाँ उसे एलिसन मिली। एलिसन ने कहा, मैंने ये जगह खरीद ली है। नोआ ने कहा, कोल के साथ ही खरीदी है ना? इस पर एलिसन का जवाब था, तो तुम्हें पता चल गया। वो मेरा पार्टनर है। मैं तुम्हें सुबह बता रही थी पर तुमने कहा कि तुम बिज़ी हो। मुझे तुरंत फैसला करना था। नोआ इस समय गुस्से में तमतमाया हुआ है। वो उसके सामने की चेयर पर बैठा और कहा, एलिसन, मैंने इस 1 साल में तुम्हें समझने की बहुत कोशिश की है, पर तुम पता नहीं कौन से प्लेनेट से आई हो। तुम मुझे बताए बिना ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। ज़रा सोचो लोग क्या सोचेंगे कि तुम अपने पूर्व पति के साथ बिजनेस करने जा रही हो। वो कोल जो मुझे मारना चाहता था, और तुमने अपनी क्लासेस भी छोड़ दी, मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता हूँ? सिर्फ बिस्तर पर सोने के लिए, बस इतना ही। माना उस रात जब तुमने जॉनी को जन्म दिया तब मैं नहीं था। उसकी इतनी बड़ी सज़ा। एलिसन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। वो बोले जा रही थी पर नोआ को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने उसकी बातों को काटते हुए पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो? इससे पहले कि एलिसन उसे जवाब भी दे पाती, उसने कहा, इस बिज़नेस को अभी छोड़ दो। मेरे लिए, हमारे लिए। मैं एक और किताब लिखूंगा और सब ठीक हो जाएगा। पैसे और भी आ जाएंगे, पर तुम ये मत करो। एलिसन ने कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। नोआ ने थोड़ी खामोशी के बाद पूछा, क्या तुमने कोल से रिश्ता भी बनाया है? एलिसन के चेहरे के भाव भी बदले। उसने कहा, मैं जानती थी तुम इतना घटिया सवाल भी पूछोगे, पर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। सिर्फ उसके साथ बिजनेस कर रही हूँ। मेरा यकीन करो, मैं ये खुद के लिए करना चाहती हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे यही करना है। और मैं हमेशा तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी या फिर जॉनी की माँ नहीं बने रहना चाहती। मैं भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। देखो नोआ, मैं यहीं पली बड़ी हूँ। ये जगह मेरे दिल में बसी है। मैं यहीं कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ की हवाओं में मैंने बहुत कुछ महसूस किया है। यही मेरी ज़िंदगी है, इनफैक्ट हमारी भी है। नोआ ने पूछा, तो तुम मैनेज कैसे करोगी? वहाँ से यहाँ अप डाउन कैसे करोगी? जॉनी को कैसे संभालोगी? इस पर एलिसन ने कहा, हम आपस में टाइम बांट लेंगे। नोआ ने कहा, पर मेरे दूसरे बच्चों का क्या? मैं उन्हें टाइम कैसे दूंगा? इस पर एलिसन का जवाब था, मुझे कुछ नहीं पता, पर हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ सोच लेंगे, पर मुझे ये करना है। नोआ के पास अब कहने को कुछ है नहीं। वो जानता है कि कुछ भी कह ले, एलिसन उसकी नहीं सुनने वाली। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। कोर्ट में केस चल रहा है। गवाही देने के लिए कटघरे में मैक्स को बुलाया गया है। डैना ने उससे पूछा, जब आप अपने घर में सो रहे थे तब आपने कुछ गाड़ी की आवाज़ सुनी? मैक्स ने कहा, हाँ, मैं खिड़की से बाहर देखने को दौड़ा। वो गाड़ी नोआ की थी। उस घर में मैं छुट्टियां बिताने जाता हूँ। नोआ को नहीं मालूम था कि उस समय मैं घर में था। वो अपनी गाड़ी को धोने लगा, फिर वो चला गया। इसके बाद मैं रोड पर आ गया, वहाँ खून था। डैना ने कहा, अब मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। मैक्स ने नोआ को देखा। इस समय नोआ भी गंभीर चेहरे के साथ उसे देख रहा था। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर मेंशन करते रहें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।